देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। शहबाज इन या आउट, इस्लाहात या धांधली, और पीपल्स पार्टी एक बार फिर कामयाब। ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। ये 55 वॉल्यूम्स लेके आया हूँ। ये हैं वो जराए जो आप तो बताने से कासिर हैं, लेकिन ये सारे का सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इसका मुंह बोलता सबूत है। और मुशीर ये बताएं कि इनके वालिद साहब की क्या शोहरत थी और कितने असासे थे, इनके दादा की क्या शोहरत थी और कितने असासे थे, इनके ससुर की क्या शोहरत थी और क्या असासे थे। इन्होंने अपनी मरकजी क़यादत को जो झूठे इनको बुलंद ख्वाब दिखाए थे, उस पर पर्दा डालने के लिए पीपल्स पार्टी के ऊपर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। 90 दिन में करप्शन खत्म करने का दावा करना आसान और नारा लगाना इससे भी आसान है, लेकिन 900 दिन गुजरने के बाद भी करप्शन वही है। मुबैना करप्ट भी इधर ही हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि तब्दीली सरकार में करप्शन बढ़ गई है। हुकूमत के अपने लोग कह रहे हैं कि करप्शन ज्यादा और रिश्वत के रेट डबल हो गए हैं। दूसरी तरफ नैब है जिसके पास अपनी कामयाबियों और परफॉर्मेंस की लंबी लिस्टें हैं। नैब कहता है कि वो किसी का फेस नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ केस देखता है, इसलिए अरबों की रिकवरियां की हैं। चलें मान लेते हैं कि नैब ठीक कहता होगा, लेकिन इस बात का इनकार कैसे करें कि करप्शन पर सजा पाने वाला कैदी जेल से निकल के लंदन जा बैठा और उनसे रिकवरी हुई 0 इसके बाद हमजा शहबाज जेल से बाहर, शाहिद खाकान अब्बासी जेल से बाहर, एहसन इकबाल जेल से बाहर, ख्वाजा साद रफीक जेल से बाहर, आसिफ अली जरदारी जेल से बाहर, और तो और अरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग और टीटीज के मुल्जिम शहबाज शरीफ न सिर्फ जेल से बाहर बल्कि मुल्क से भी बाहर जाने को तैयार। इनके रास्ते में FIA का सिस्टम आ गया, वरना वो आज दूसरे मुल्क में करंतना कर रहे होते। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें तो लगता है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ इल्जाम साबित करना दुनिया का आसान तरीन काम है। तारीखी शवाहिद उनके पास मौजूद हैं, लेकिन ये सारे शवाहिद मीडिया से अदालत तक आते आते पता नहीं क्यों कमजोर और मशकूक हो जाते हैं कि अदालतें मुल्जिमों को छोड़ने पर मजबूर हो जाती हैं। क्या वाकई ये मुकदमात सियासी हैं या फिर हकीकत वो है जो वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि इस सिस्टम में ताकतवर का एहतसाब हो ही नहीं सकता? आज प्रोग्राम में इस पे भी हम बात करेंगे, और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं अली नवाज अवान साहब, स्पेशल असिस्टेंट टू PM ऑन CD अफेयर्स हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और PMLN से अता तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़। अच्छा अता तारड़ साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, आप लोग ये क्यों कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को रोकने के लिए हुकूमत ने बदनीयती से काम लिया है? सर, हुकूमत तो ये कह रही है कि अदालत का फैसला आने के बाद आपको एक दरखास्त FIA में जमा करानी थी, इसलिए वो सिस्टम अपडेट नहीं हो सका। शहजाद अकबर को भी आप सुन रहे होंगे, उन्होंने कहा कि उनका नाम ब्लैक लिस्ट में नहीं था, PNIL लिस्ट में है और अदालती फैसला ब्लैक लिस्ट से मुतालिक है। तो ये एक नई कन्फ्यूजन नहीं है? बहुत शुक्रिया पारस साहबा। बात यह है कि जब बदनीति पे मबनी फैसले होंगे हुकूमत की तरफ से और सिर्फ मंशा होगी किसी को रोकना और अदालती फैसलों को हवा में उड़ा देना और अदालती फैसलों की हुक्म अदूली करना, तो फिर कभी एक बहाना होगा कभी दूसरा होगा। जो अदालती ऑर्डर मेरे पास है उसके अंदर एक डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो कि वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा है, उसकी हाजिरी भी लगी है, उसका नाम भी दर्ज है, और उसे कहा गया था कि तुम ये वफाकी हुकूमत को आगाह करो, इंस्ट्रक्शंस लो। 2 खवातीन अफसरान डिप्टी डायरेक्टर लॉ FIA वो भी अदालत में भी मौजूद थी, उनकी हाजिरी भी लगी है, उनको कन्वे भी किया गया था। एक ऐसे शख्स का जिसका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट ECL से लाहौर हाई कोर्ट ने निकाला हो, सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को अपहोल्ड किया हो कि जब वफाकी हुकूमत और नैब सुप्रीम कोर्ट गई कि जी इनका नाम गलत निकाला ECL से, ECL में रहना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड कर दिया, ब्लैक लिस्ट से भी निकल आया। अब आपने PNIL में नाम डाल दिया, बट PNIL का कानून है कि वो 30 दिन से ज्यादा नाम नहीं रह सकता। आपने अगस्त 2020 में डाला, एक दफा एक्सटेंशन हो सकती है 30 दिनों की। तो जब कोर्ट के ऑर्डर में ये लिखा है कि 1 टाइम परमिशन ग्रांट कर दी गई है बाहर जाने की, तो फिर आप जो मर्जी बहाना करें। और देखिए, मैं ये समझता हूं ये क्यों किया गया, ये खिफत मिटाने के लिए किया गया, क्योंकि कल एक फुल बेंच लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है जिसने कहा है कि करप्शन नहीं हुई, जिसने कहा है
कोई टीटी नहीं थी, जिसने कहा है कोई बेनामी नहीं थी, कोई किकबैक, कोई कमीशन नहीं था। तो ये 2.5 साल कौम के क्यों जाया किए गए? आप बिजली के कारखाने लगाते, आप लोगों को दाल रोटे, आप चीनी सस्ती करते, आप सस्ती करते। अब आपके ख्याल में ये कौन निकालेगा उसमें से? क्या DGFIA ने ये काम करना है? और क्या अब आप दोबारा अदालत से रुजू करेंगे या जो पहले का फैसला है वही यहाँ पे लागू होगा? और दूसरा, आप कह रहे हैं कि शहजाद अकबर जो हैं उन्होंने ये सब कुछ किया है, उनके खिलाफ हम तौहीन अदालत की दरखास्त देंगे। तो तौहीन अदालत वाली इसमें क्या बात है सर? FIA का सिस्टम अपडेट नहीं हुआ चूंकि आपने दरखास्त वक्त पे नहीं दी। काश हमारे कैंप में भी कोई जुल्फी बुखारी होता कि हम एयरपोर्ट पे धरना देते और 1.5 घंटे के अंदर उसका नाम ECL से निकल आता। पारस साहिबा, ये तल्ख हकायक हैं। ठीक, ECL जिसके लिए काबीना का फैसला दरकार होता है, ECL जिसके लिए पूरी समरीज मूव होती हैं, काबीना के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में बकायदा एक ECL की कमेटी मौजूद है, एक सेक्शन अफसर बैठता है, उसके ऊपर एक एडिशनल सेक्रेटरी बैठता है। तो जुल्फी बुखारी का नाम अगर 1.5 घंटे में ECL से निकल सकता है तो PNIL तो चीज ही कोई नहीं है। PNIL तो प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट है जो एक फ्यूजिटिव्स के लिए होती है, टेररिस्ट के लिए होती है। ठीक, अब क्या करेंगे? देखिए, तौहीन अदालत में तो हम जाएंगे अगर ये कंप्लाई नहीं करेंगे, मगर देखिए इन्होंने हीले बहानों से इसको डिले किया है, ये इनको करना पड़ेगा। आज नहीं करेंगे तो कल कर लेंगे। ये जो छोटी छोटी वक्ती खुशियां हैं, अगर ये इस बात से इनको तस्कीन मिलती है तो मुझे तो कोई एतराज नहीं है इस चीज में। एक और बात बता दें, क्योंकि हासिल करने वक्ती तौर पे, मगर है मेरे पाकिस्तान के शहरियों का आटा चीनी सस्ता कर दें, रमजान में लोगों को जरीलो ख्वार ना करें। ठीक है सर, हुकूमत कहती है कि शहबाज शरीफ मियां नवाज शरीफ की वापसी के गारंटर थे और मियां साहब वापस नहीं आए। क्या ये तौहीन अदालत नहीं है? आप वकील हैं, हमें ज्यादा बेहतर इस बारे में बता सकते हैं कि अदालत में अगर कोई गारंटी दे और वो पूरी ना हो तो क्या फिर ये जुर्म है? और क्या जो शख्स गारंटी देता है वो शख्सियत, उसको अदालत सजा दे सकती है? फिर आप ही का जो ये सवाल है जी, ये रेज किया गया था डिप्टी अटॉर्नी जनरल की तरफ से शहबाज शरीफ साहब वाले इस केस के अंदर। अदालत आलिया ने 2 बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि वो केस अभी तक सब जुडिस है, उसका फाइनल फैसला आना बाकी है। क्या वफाक की तरफ से कोई दरखास्त दायर की गई नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए, या ये कहा गया कि जो अंडरटेकिंग दी गई है उस पर अमल करा के वापस लाया जाए? तीसरी बात, उसी केस के अंदर हम मेडिकल रिपोर्ट जमा कराते रहे हैं, उसमें लिखा ये था अंडरटेकिंग में कि या तो जब 8 हफ्ते पूरे हो जाएं या नवाज शरीफ साहब जब सेहतयाब हो जाए तो वो वापस आ जाएंगे। वफाक ने तो इतराज ही नहीं किया, मगर इनके पास शहजाद अकबर जैसे वकील हैं जिनको अलिफ बे नहीं आती, जो इंडाइटमेंट को कन्विक्शन कहते हैं कि चार्ज फ्रेम हो गया तो वो सजा हो गई। वो कहते हैं अता तारर को PNIL का मतलब नहीं पता, वो कल से इसको पर्सनल कोई लिस्ट करार दे रहे थे। आप लोग एक दूसरे पे इल्जामात लगा रहे हैं। सर मैं जरा आगे बढ़ूंगा। वो तो जराए मजाक मैंने बात की थी कि जब लिस्ट में नाम ही नहीं है तो उसको पर्सन नॉट इन लिस्ट कर दिया इन्होंने, वो तो मजाक से बात की थी। तहफ़्फ़ुज़ात आपके सामने है सर, अगर अदालत ने जाने की इजाजत शहबाज शरीफ साहब को दे ही दी थी तो अली नवाज अवान साहब रुकावट डालने की क्या जरूरत थी? सर जानबूझ के नाम आपने नहीं निकाला सर। अच्छा देखिए, मैं भी अता तारर टाइप, थोड़ा मुझे भी लॉ का थोड़ा ही पता, ज्यादा नहीं पता। लेकिन जिस बंदे की बात कर रहे हैं राइट है, उसको अदालत भगोड़ा करार दे चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज शरीफ साहब को भगोड़ा करार दे चुकी है। जितनी उनकी जो उन्होंने अपनी बॉन्ड भर के दिया था कि वो वापस आएंगे, अदालत कह रही वापस आए, आप इलाज नहीं करा रहे हैं। वो तो बॉन्ड एक साइड पे हो गया। जो जमानती है उसका काम है उनको हाजिर करे, वो नहीं कर रहा। वो खुद जिसने जमानत दी है खुद जमानत लेके भाग रहा है। ये कौन सा तरीकाकार है? ये किस कानून के अंदर लिखा हुआ है? उसके बाद आगे चले जाते हैं बड़ा आसान तरीके से, जिस तरह ही कह रहे थे ना शहजाद अकबर को इंडाइटमेंट का मतलब समझते हैं कि सजा हो गई है, ये भी ये समझते हैं बेल का मतलब है इक्विटल हो गई है। ओ भाई बेल हुई है, इक्विटल नहीं हुई है। और किस केस में हुई है? 7 अरब रुपए का मसला है। क्योंकि जब शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि खुद उन्होंने कहा कि मेरे वालिद एक बहुत गरीब आदमी थे, मैं जब आया तो मेरे पास पैसे नहीं थे और 21 लाख रुपया था 1988 में इनके पास। फिर 2008 में कोई 1.25 करोड़ रुपया हो गया, फिर कोई 2018 में कोई 7 अरब रुपया हो गया। तो उन्होंने कहा कि आपने बड़ा माशाल्लाह जी, पाकिस्तान के लोग गरीब से गरीबतर होते जा रहे हैं, अमीर से अमीरतर होते जा रहे हैं, तो इसका क्या तरीकाकार क्या किया क्या आपने? उन्होंने कहा बड़ा आसान तरीका है,
इसहाक डार को वजीर खजाना लगाओ, इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट बनाओ, दुनिया में पाकिस्तान में चोरी करो, बाहर भेजो, अपने अकाउंट में मंगाओ। 72 ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनकी फैमिली को पैसे भेजे हैं टीटी की सूरत में, जिसमें इनकी फैमिली उनमें से किसी को नहीं जानती। अगर किसी पकौड़े वाले को जानती है तो मैं बता देता हूँ, अगर किसी जलेबी वाले को जानती है तो मुझे पता नहीं, अगर कोई मरा हुआ आदमी जिनसे इनका कोई ताल्लुक, वो भी इनके पैसे तो बेचारे गरीब ज़कात सारे लगती है ना इन लोगों को। नहीं, मेरी बात का सिस्टम अपडेट होने में कितनी देर लगती है? मेरी बात तो सुन लेना, मैं इस पे भी आता हूँ, आगे सुनते हैं। बहुत सारी बातें की ना, उसके बाद अब केस समझे और कहते हैं एक्विटल हो गई, बेल दी थी अदालत ने। 86 गवाहान है, सिर्फ 12 के ऊपर अभी जरा हुई है, बाकी और एक सुप्रीम कोर्ट जिनकी क्योंकि अदालती बेचारे सिर्फ अपने मतलब का जो फैसला होता है वो पढ़ते हैं, अच्छे लगते हैं, मतलब इस तरह कर लें, चले इसी तरह कर लें। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जब बेल ऑर्डर आप देंगे उसके अंदर मेरिट डिस्कस नहीं होंगे। इसी केस के अंदर हमजा शहबाज शरीफ भी सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेरिट पे बेल नहीं है, हाँ कोई हेल्थ का इशू बनाओ तो उसके ऊपर तुम्हें बेल मिल जाए। तो लाहौर हाई कोर्ट में उनको हेल्थ ग्राउंड पे मिली। अच्छा, दूसरी चीज, और इतना मसला है, पाकिस्तानियों की आवाम कितनी है ना, इधर आटा नहीं है, इधर घी नहीं है, सुने तो सही, इधर बहुत मसला है। ईद नहीं करनी पाकिस्तानियों के साथ, इस तरह कह रहे हैं जज हज करने जा रहे हैं और हमने इनको रोक दिया। जा कर रहे हैं, उन्होंने कहा मेरा चेकअप है, इलाज ही हुआ ना, वो चेकअप करा। इतना 34 साल हुकूमत की है, पाकिस्तान में एक डॉक्टर नहीं जो इनका चेकअप कर सके। आपकी हुकूमत की गेम पलटना मकसद तो नहीं है। अगर इतना दर्द होना कि मैं हज करने जा रहा हूँ तो हमें वाकई गलत बात है शहबाज शरीफ, क्योंकि इलाज भी जरूरी है। मैं तो कहूँ बहुत जरूरी है, क्योंकि माशाल्लाह 35 साल हुकूमत की है, इलाज तो बाहर बनता ही है ना। पाकिस्तानी जोड़ी है, अपडेट होने में कितनी देर लगती है? या सिर्फ खास मौकों पे कुछ अहम लोगों के लिए जल्दी अपडेट हो जाता है? मुझे नहीं पता कि कितनी देर लगती है, कितनी देर नहीं लगती। अगर मुझे एक बात बताएं, मुझे हुकूमती शख्सियत हो तो फौरन हो जाता है और वो चला भी जाता है। ये लीगल मैटर, मैंने कहा इतना क्या मसला है, मुझे वही तो कर रहा हूँ, हज रुक जाएगा, उम्रा रुक जाएगा, मसला क्या? 4 दिन बाद दोबारा अपॉइंटमेंट। अगर 1.5 साल में एक भाई का इलाज शुरू नहीं हुआ, दूसरा कुछ 1 हफ्ते बाद चेकअप करा ले। टाइम गेन किया। शहजाद अकबर को बड़ा दुख था, गम था, सदमा था, आज भी लग रहा था। हम तो कह रहे हैं, जब इन्होंने जुमे को अदालती फैसला है, 2 दिन की छुट्टी है, हमने इसको चैलेंज करना है। मंडे को करेंगे ना, मंडे से पहले नहीं कर सकते। नैब को भी चाहिए इसको चैलेंज करें, क्योंकि ये देखिए ये मेरिट के ऊपर कंट्रडिक्शन है इस फैसले के अंदर, और इस मुल्क में क्या गारंटी है बाहर चले वापस ना आए? यही डर है, और क्या? यही खौफ है। 7 अरब रुपया इस पाकिस्तान की कौम का मनी लॉन्ड्रिंग करके जाया किया गया, अपने एसेट बनाए गए। फिर उसका इंतजार करेंगे आप? मुझे ख्याल फिर तो अदालत जाने क्या होना, हमारा तो काम ये है कि अपील करें। अगर अपील भी मुस्तरद हो जाती है, कब तक बाहर जाने से रोकेंगे आप? मेरा ख्याल है उनका जो अगर तरीका कार है, जो भी उसको फॉलो करना है, जो फॉलो करें, उसके बाद जो मर्जी। चौधरी मजूर साहब, सर शहबाज शरीफ के मामले पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या रद्द अमल है, या वही रद्द अमल है कि डीले नून लीक करती है और फिर बाप से ताल्लुक है, ताने पीपल्स पार्टी को दिए जाते? बहुत शुक्रिया। एक तो मैं अता तारर साहब को मुबारकबाद देता हूँ इस बात की कि उनकी ज़मानत हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डील के नतीजे में जी। दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि एक रेफरेंस फाइल हुआ है, आसफ पीपल्स पार्टी ने डील की है जी, और एक और रेफरेंस फाइल हो गया आसफ अली जरदारी के खिलाफ, और 21 महीने हो गए हैं कि खुर्शीद शाह साहब की बेल नहीं हो पा रही। ये 8वीं दफ़ा पिछली इस 4 तारीख को उनका केस डीलिस्ट हो गया है। पहले वकीलों को कोरोना हो गया, भाइयों को हो गया, अब खुर्शीद शाह साहब को हो गया है। अब चलो उनकी सेहत के लिए दुआ है, अब तो जजेस ही रह गए हैं। दूसरा, अब इनको क्यों तकलीफ हो रही है ये हुकूमत को? अगर मियाँ साहब को फौरी इंसाफ मिला है तो इनको क्यों तकलीफ हो रही है? इनका तो अपना वादा था कि हम फौरी इंसाफ देंगे, तहरीक इंसाफ का तो मतलब ही है। तीसरी बात ये है कि ये डर किस बात से रहे हैं, मियाँ शहबाज शरीफ को बाहर क्यों नहीं जाने दे रहे जी? ये जो कह रहे हैं ना कि सिस्टम अपडेट नहीं हुआ, वो भी सिस्टम अपडेट करने जा रहे हैं। अच्छा। इस बात से डर है इनको, ठीक, कि कहीं सिस्टम अपडेट ना हो जाए। मियाँ साहब से मशवरा करने जा रहे हैं तो उसके नतीजे में कहीं सिस्टम अपडेट ना हो जाए। सर वैसे एफआईए का सिस्टम इतना स्लो होता है कि वो अपडेट ना हो, कई घंटे लग जाए, या कोई कॉल आई होगी कहीं से कि नहीं जाने देना शहबाज शरीफ को बाहर। ना एफआईए का सिस्टम इतना स्लो है, ना मैं जिस सिस्टम की बात कर रहा हूँ ना वो इतना स्लो है जी। असल में डर इनका ये है
कि ये सिस्टम कहीं अपडेट ना हो जाए इस मुल्क के अंदर। अपडेट होते भी तो आपको पता है इस मुल्क में सिस्टम अपडेट होते देर नहीं लगती जी। तो ये जो डर है इनका, आप कितनी देर रोक लेंगे भाई? ठीक, वो मंडे को आपके खिलाफ कंटेम्प्ट है, आपको जलील भी होना पड़ेगा। और नहीं सर, वो कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ भी तो बाहर गए थे, आज 1.5 साल हो गया, वापस नहीं आए। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ पे मनी लॉन्ड्रिंग, 7 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, ये गारंटर थे मियां नवाज शरीफ के, तो अब ये भी वापस बाहर जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इनको डर है कि कहीं सिस्टम ना पलट दें वो जाके। नहीं, सजा तो नहीं ना हुई। मेरा तो नैब के बारे में बड़ा सिंपल और सादा प्रिंसिपल है। या तो आपके प्रोग्राम में भी मैंने कहा था, फिर अली नवाज को दावत देता हूँ, या तो आप जिसको शुरू करें केस इंक्वायरी की स्टेज पे गिरफ्तार कर लें, ठीक सर, या आप इसको उस अदालत को सजा करने दें। आप प्रूफ इकट्ठे करें, अदालत के पास लेकर जाएं, अदालत सजा दे तो गिरफ्तार करें। ये तमाशा बाकी का बंद करें। सर इसीलिए वजीर आजम कहते हैं कि यहाँ पे एक नहीं 2 पाकिस्तान है। जो गरीब है वो जेलों में होता है और जो ताकतवर है वो पीडीएम बना के हमें ब्लैकमेल करता है, गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करता है। तो फिर ये समझे, अच्छा यहाँ पे एक नहीं 2 पाकिस्तान है? नहीं, यहाँ पे 2 पाकिस्तान है। जो हुकूमत में हो या हुकूमत का इत्तेहादी हो या किसी तरीके में भी साथ हो, वो जेल से बाहर होता है। जो अपोजिशन में होगा वो जेल में होगा। वो कहते हैं ताकतवर को इस सिस्टम में सजा नहीं हो सकती। ये ताकतवर का मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आप केस क्या बनाते हैं। ओके, अच्छा सर, तो मैंने आप केस तमाशा करने के लिए बनाते हैं। ब्रेक लेनी है, लेकिन आपकी बातों से मैं ये समझूं, एहतसाबुर रहमान से लेकर ज़ियाउल हक का एहतसाब भुगता, फिर मियां नवाज शरीफ का वो एहतसाबुर रहमान का भुगता, नैब का भुगता, अब काफली का भुगता, फिर इनका भुगत रहे। हमें कोई प्रॉब्लम। मैं चौधरी मजूर साहब आपकी बातों से ये समझूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि शहबाज शरीफ का जेल से बाहर आना और अब मुल्क से बाहर जाना एक किसी अरेंजमेंट का हिस्सा है। मैंने तो उनको मुबारकबाद दी है सादा। सर ये बात, इलाज करवाना जाना उनका राइट है। ठीक, अभी आप कह रहे थे अपडेट करने जा रहे हैं, सिस्टम को करवाने की कोशिशें करने जा रहे हैं, ये क्या है फिर? तो सिस्टम अपडेट करवाना कोई गलत है इस मुल्क के अंदर? तो ऐसे ही तो नहीं हो जाता। अपडेट होते रहते हैं, सिस्टम को अपडेट होना चाहिए। तो उनके पीछे भी तो कुछ कहानी होती होगी। होना चाहिए। अच्छा अता तारड़ साहब, अब जरा आगे बढ़े से, शहबाज शरीफ साहब इस वक्त में मुल्क से बाहर जाने की तैयारियों में हैं और हुकूमत जो है वो इंतखाब करना चाहता हूँ। अली नवाज अवान साहब शायद कानून को इतना बेहतर नहीं समझते। अगर ये वो 58 वॉल्यूम्स इन्होंने पढ़े होते और इनको पता होता कि 7 अरब का जो इल्जाम शुरू किया था, तो आज शहजाद अकबर ने गाड़ी के टोकन की बात कर दी कि जी वो गाड़ी का टोकन उनकी बीवी ने अदा किया। अगर गाड़ी के टोकन और एक्साइज ड्यूटी पे बात आ गई ना मेरे भाई, तो फिर कोई और काम कर लें। कौम का वक्त जाया मत करें। 110 गवाहान, 4 अप्रूवर्स, किसी एक ने तहरीरी स्टेटमेंट शहबाज शरीफ के खिलाफ नहीं दी। आप मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, इनके खानदान के 2004 में जो असासे थे, फर्गसन की रिपोर्ट है, वो सिर्फ शहबाज शरीफ के 1 अरब के थे। सियासत में आने से पहले 1970 में सबसे बड़ी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इनकी थी। बात ये है, मलका बरतानिया वाली आ गई गल, मैंने लगता है चौधरी साहब। तो बात यह है कि जब आप लीगल केसेस की देखें, आपको हाई कोर्ट ने बादियों नजर में भी देखें, बादियों नजर में भी जो फैक्ट्स देखे हैं उस पे उन्होंने कहा है नो किकबैक, नो कमीशन, नो ब्राइबरी, कोई रिश्वत नहीं है, कोई टीटी 1 रुपए की नहीं आई, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। यहां तक कहा कि जो आपने इनकम टैक्स दिया है वो भी उन्होंने तस्लीम कर लिया। तो ये 2.5 साल कौम के क्यों जाया किए और अदालतों में ये कागज क्यों नहीं लहराते जो टीवी पे लहराते हैं? इस मुल्क में ये रिवाज बन गया है कि मीडिया ट्रायल करो, झूठ बोलो और आके केसेस को गिडमट करके पेश करो ताकि अवामी इश्यूज की तरफ तवज्जो ना जाए। ये ना पूछने पाए कोई कि ये गरीब आदमी अपने वालिदैन की दवाई कैसे खरीदता है। इस मुल्क के अंदर जिसकी 15-20 हजार रुपया तनख्वाह है, उस पर क्या क़यामत गिरती है जब उसके पास बिजली और गैस के बिल आते हैं। ये शहबाज शरीफ नवाज शरीफ करते 2.5 साल गुजर गए हैं। खुदा खौफी करें, अवाम की खिदमत करें। 2 साल पीछे आपके रह गए हैं। आपने अवाम के पास क्या मसाइल की बात करें, गरीब अवाम के साथ भी कभी ईद मना लिया करें ना। माजी का रिकॉर्ड निकाल लें, शहबाज शरीफ ने कितनी ईदें सैलाब जदगान के साथ की हैं। नवाज शरीफ। चलें आप जरा आगे चलते हैं ना सर, इस मसाइल का आपको इदराक है? इन्हीं में से एक मसला जो है वो इंतखाबी इस्लाहात भी है। मुझे बताएं कि अब ये कल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस ले आई है, ऑर्डिनेंस ले आए हैं, मईशत की बात की इन्होंने, ऑर्डिनेंस के जरिए इस्लाहात होंगे। हमने कोरोना की बात की और कोरोना के इजलास में जब लोग मर रहे थे को भी मुस्तरद किया था, जब लोग जो बनाई थी स्पीकर ने। देखें बात ये है, जब कोरोना से लोग मर रहे थे, ये उठ के चले गए अपने अना में
हम नेक नीति से गए थे, अच्छा, अच्छे मशवरे देने गए थे, ठीक। मगर जब इनकी तरफ से आगे से उनका रवैया देखते हैं कि ये इंटरेस्टेड ही नहीं है कि पाकिस्तान को किसी बेहतरी सर, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का नाम सुन के खौफजदा क्यों होते हैं आप? एक काबिल जिक्र मंसूबा बना दें, पनाह गाहें बनाए जा रहे हैं, पनाह गाह इधर लाहौर में एक पनाह गाह है, बाहर 250 बंदा सड़क पे सोया होता है, अंदर 25 कमरे हैं। आप लंदन जाके पनाह क्यों मांग रहे हैं? बातें सही करें, हफ्तावार महंगाई भी 17% जाके पनाह क्यों मांग रहे हैं? इनसे कोई बात नहीं होगी, बन रही उधर आगे। मैं सर मुझे इस्लाहात पे बता दी, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे हुकूमत बड़ा अभी इसमें कोई पनाह नहीं मांग रहा, कोई पनाह नहीं मांग रहा वहाँ पे। उस पे बात करने से खौफजदा क्यों होते हैं? क्यों नहीं करते इलेक्शन इस्लाहात? ये भी तो बड़ा मसला है। फिर धांधली का शोर करना है आपने अगले इलेक्शन के बाद। हम किसी हुकूमती कमेटी का हिस्सा नहीं बनना चाहते। क्यों? हम बिल्कुल एक बराबरी की सतह पे बैठ के जब इस्लाहात पे बात होगी तो होगी। आपको दावत दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए जो करना चाहते हैं वो हम बखूबी जानते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो प्रिजाइडिंग अफसर अगवा कर लेते हैं। सर क्या करना चाहते हैं? हम इनसे बात नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन अगर कोई अपने ताई, अगर फुल इलेक्शन कमीशन अपने ताई कोई इस पे सोच विचार करता है और तमाम सियासी जमातों को बुलाता है, फिर इस पे गौर किया जा सकता है। मगर हुकूमत की बनाई हुई कमेटी को हम मुस्तरद करते हैं, क़यामत तक नहीं मानेंगे और इनके साथ नहीं बैठेंगे जिन्होंने डाके डाले हैं चीनी पे, आटे पे, अद्वियात पे, बिजली पे। ये अच्छा काम इसलिए आप इसमें नहीं शामिल होना चाहते क्योंकि फिर जब इंतखाबात में शिकस्त होगी तो धांधली का रोना आप कैसे रोएंगे? अली नवाज अवान साहब, सर कल आप लोगों ने ये ऑर्डिनेंस जारी कर दिए हैं जिससे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का राइट दे दिया गया है। तो सर ये कितना अच्छा काम है ना कि जहाँ पे रुकावट हो काबीना से मंजूरी लो, ऑर्डिनेंस जारी करो, काम खत्म। अच्छा, थोड़ी सी बातें की अता तारड़ साहब ने, बड़ा छोटा सा केस था, छोटा सा केस है, कोई ज्यादा बड़ा केस तो है नहीं। शहबाज शरीफ छोटा सा केस है। वो कहते हैं शहबाज शरीफ के अकाउंट में एक चीज साबित नहीं हुई। साबित कहाँ होती है? हमजा शहबाज के, सलमान शहबाज के, नुसरत शहबाज के और उनकी चौथी बीवी को जो उनकी पुरशीट्स गई हैं, वो पैसे कहाँ से आ गए? मुझे बताएं, जो नुसरत शहबाज के अकाउंट में पैसे आते हैं, 4.9 मिलियन का घर लेके 490 मिलियन का घर लेके दिया जाता है अपनी चौथी बीवी को। क्या वो डिपेंडेंट थी नुसरत शहबाज की कि शहबाज शरीफ की? अगर हम अपनी गाड़ी वहां से सलमान शहबाज भेजते हैं और इधर आके उसी अकाउंट से ड्यूटी दी जाती है और आप अपने इनकम टैक्स पेपर्स में से उसको साबित नहीं करते, आप इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट के पीछे जाके चुकते हैं, तो आप मुझे बताएं कि हम हक बजानिब है कि नहीं है कि ये पैसा आपके पास आया क्या? अभी कह रहे हैं ये 70s में सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मेरे वालिद तो एक गरीब आदमी थे। नवाज शरीफ साहब कहते हैं हमारे तो इतनी जायदादें थी, ऊंट पे कतर में जाया करता था। अब पता नहीं किसके कौन से वालिद साहब थे, ये तो समझ ही नहीं आती इनकी। जब मर्जी आता है अमीर कर देते हैं वालिद साहब को, जब मर्जी आता है गरीब कर देते हैं वालिद साहब को, और गवाही भी वालिद साहब की डालते हैं कि उनसे ली नहीं जा सकती। बात करने का मकसद ये है कि नहीं चलेगा। आपको इतना बड़ा मसला है, आप समझते हैं कि ज्यादती हो रही है आपका। आप बता देना ये टीटियां कहाँ से 72 लोग क्या है जानते हैं? आप हाई मॉरल ग्राउंड पे आप लीगैलिटी के पीछे मत छुपे ना। आप बता दें 72 लोग कौन है जिन्होंने आपको टीटियां भेजी हैं। क्या बिजनेस है पापड़ वाले के साथ? क्या बिजनेस था आपका पकौड़े वाले के साथ? क्यों आपने यही तो शर्फिया का मसला है। देखें, आम शर्फिया जब सुप्रीम कोर्ट पे हमला करे तो बच जाती है, एक आम आदमी करे तो तौहीन अदालत हो जाती है। जजेस को कुछ वकीलों को कुछ कहो तो मसला हो जाता है कि जुडिशरी की राह में रुकावट है। अगर आप सहाफियों को कहें तो सहाफत के पीछे हम पड़ जाते हैं। फंसता या कौन है? आम आदमी फंसता है ना, और तो किसी के आप कुछ कर ही नहीं सकते। अगर सरकारी बाबुओं को सरकारी बाबुओं को तो बदतमीजी हो जाती है। कहने का मसला ये मतलब ये है पारस, किसी से भी नहीं बन रही है। पता नहीं आप खान साहब से मिलके दुश्मन हो गए या खान साहब ने सबको दुश्मन बना लिया है। बिल्कुल ठीक बात है। जब आप स्टेटस को के खिलाफ जाते हैं ना, आपकी किसी से नहीं बनती। जब आपका इंटरफेयर करते हैं ना तो किसी से भी नहीं बनती आपकी। ये देखें ना, इस मुल्क में मुझे बताएं, पारस, इस मुल्क में देखें, मुझे तो मलिक साहब नहीं भूलते ना पारस, जिनके साथ शहबाज शरीफ लोगों को सजाएं दिलवाते हैं और आता तरर साहब आके कहते हैं आजाद जुडिशरी के ये साथ है जो फैसला, वही किसको सजा दिलवा रहे थे? वो मलिक कयूम को फोन करके किसको सजा दिलवा रहे थे? इल्जामात नहीं है, फोन रिकॉर्डिंग है, कोई डिनायल्स नहीं है, कोई डिनायल्स नहीं। अब आ जाते हैं पारस, अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ऊपर। अब बड़ा मजेदार, जब आप करें तो अच्छा, जब भूली तो उससे बड़ी हिब्बुल वतन जमात ही कोई नहीं है। पीपल्स पार्टी चोर है, तहरीक इंसाफ तो है ही गलत है। नहीं,
जिमनी इलेक्शन में आपको शिकस्त हो रही है। हम अपने आप की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि बैलेट पेपर से भागना मुश्किल है। आपने अनइंटरप्टेड में 2 सवाल किया आपने एक जिमनी इलेक्शन की बात की। जहांगीर तरीन क्या मेन इलेक्शन जीत के आए थे? क्या असद उमर मेन इलेक्शन जीत के आए थे? आमिर डोगर मेन इलेक्शन जीत के आए? सुन भी गए ना, आपने सवाल किया ना, अभी तो सुन तो लें। उसके बाद जो राजनपुर की सीट छोड़ी थी शहबाज शरीफ साहब ने एमपीए की, कौन जीता था उधर? कि हमारा शेख खुरम, फैसलाबाद में एक सीट नहीं थी हमारी, एमपीए का 3 महीने बाद इलेक्शन हुआ, शेख खुरम जीत के आया। इलेक्शन की बात करें ना, 10 में से 9 हार गए, कराची की सीट हार गए, नौशेरा की आप हार गए, वजीराबाद की हार गए, खुशाब की हार गए। तो ये होता है जब आप अवाम का हमें गुस्सा है जो आपकी कारकर्दगी की वजह से गिन गिन के आपसे बदले ले रही है। आपकी बात मैं मान लेता हूँ, जब गवर्नमेंट में आते हैं आपको मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं और लोगों का गम और गुस्सा होता है। महंगाई बहुत बड़ा इसके अंदर एलिमेंट है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो ये कहें कि नहीं, इस चीज से मैं पीछे हट जाऊं। आप इसको ये बेस में नहीं बना सकते ना कि तरीके इंसाफ ने 249 में कोई काम नहीं किया, और वो जो जमात जो जमात 35 साल से कराची के लिए कुछ नहीं करी उसको जता दिया। ये आर्गुमेंट ठीक है, ये आर्गुमेंट ठीक है। आगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से अब मेरी बात, एहसन इकबाल के नीचे कमेटी बनाया जाए वो ठीक है कि सेनेट रिफॉर्म्स लेके आए जाए, और हुकूमत के तो वो गलत है। कैसे कह रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ ना, आप दावत दें ना उनको। स्पीकर साहब ने कहा, पार्लियामानी वक्त बनाएं। स्पीकर साहब ने बुलाया कि नहीं बुलाया? वज़ीर आज़म को प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया कि नहीं बुलाया? प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं कहा? और ये क्या देखें, हम एक दफा नहीं कहते हम ऑपोजिशन में, इन्होंने क्या ऑपोजिशन करनी है? हम सिंगल जमात है, भारत सिंगल जमात ऑपोजिशन कर रही थी। उस वक्त की ऑपोजिशन भी नून लीग के साथ मिल गई थी। हम लोगों ने जब इन्होंने कहा कि हमने सेनेट रिफॉर्म्स लेके आने, हमने कहा ठीक है। चले मैं जरा ब्रेक ले लूं। एक मिनट, यमन फौज भेजने का मसला आया, हमने कहा हम आपके साथ हैं। एपीएस पे लेजिस्लेशन का मसला आया, हमने कहा हम आपके साथ हैं। जब मुल्क की बात आती है, तरीके इंसाफ खड़ी होती है। नीयत पे शक है ऑपोजिशन को आपकी? नहीं, नीयत पे शक नहीं, दिल में खोट है। नीयत पे शक नहीं है, दिल में खोट है। खोट क्या है आप मुझे बताएं, या तो मुझे कुछ तरीका, बेवकूफ की, आप बेवकूफ जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या है? बेवकूफ आदमी होता है, नहीं, बेवकूफ आदमी वो होता है जो एक अमल बार बार करता है और उससे रिजल्ट डिफरेंट चाहता है। और उसके बाद तरीका क्या है? हम ये कह रहे हैं इलेक्शन गलत होते हैं। एक दिन आके तरीके इंसान को कहते रिक किया, दूसरे दिन आके कहते पीपल्स पार्टी ने रिक किया, किया तो लेट वो ठीक करें। मैं ब्रेक ले लूं जरा, चौधरी मंजूर साहब बताएंगे अंगूठे से क्यों डर रहे हैं? चौधरी मंजूर साहब बताएंगे क्यों डर रहे हैं और क्यों नहीं आपका साथ दे रहे। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ फीड। चौधरी मंजूर साहब, सर ये इलेक्शन धांधली इस मुल्क का बड़ा मसला है और आप सबका मसला है, आप क्यों नहीं हुकूमत को इस पे सपोर्ट करें? और असल एतराज क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर है, हुकूमत से बात करने पे है, या बस माइंड बना लिया है कि मुखालफत ही करनी है? अच्छा पारस, देखिए इस मुल्क के अंदर इलेक्शन रिफॉर्म्स होती रही हैं। पहले जो इलेक्शन लड़ा जाता था वो रूपा एक्ट 1976 था जो भुट्टो साहब के दौर में आया था, बेसिक जो इलेक्शन एक्ट आया था। उसके बाद जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो हमने भी रिफॉर्म्स की। ये जो आज वोटर लिस्ट है तस्वीरों वाली और नादरा वाली, ये हमने कहा था। हमने उस वक्त ईवीएम पे भी काम किया था। मुझे मेरी पार्टी ने इंडिया भेजा था, मैं इलेक्शन कमीशन में गया था वहाँ पे कुरैशी साहब थे उस वक्त सीनियर मेंबर, जो कि बाद में चीफ इलेक्शन, वो उनसे भी मिलकर आया था। मसला उसके बाद नून लीग ने 2017 में की, जो हमने की थी वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो गई इलेक्शन रिफॉर्म्स। जो नून ने की थी वो आरटीआर सिस्टम बैठाकर उनके खिलाफ इस्तेमाल होगी, और अब जो ये करना चाह रहे हैं होंगी इनके खिलाफ इस्तेमाल। लेकिन सवाल ये है कि आप अपोजिशन के साथ बैठना नहीं चाहते, जब बैठते हैं तो कहते हैं ये एनआरओ मांगते हैं। एक बात तो ये है कि देखिए, अगर आपने किया है, दावत कैसी है कि एक तरफ दावत दी है, अपोजिशन आपस में बात कर रही है, असेंबली चल नहीं रही, आप उठाकर उसका ऑर्डिनेंस जारी कर देते हैं, और उसके बाद कौन बैठेगा इनके साथ? कोई बैठेगा? हमने 18वीं तरमीम की थी, 2/3 अक्सरियत यूनानिमस हुई, एनएफसी अवार्ड यूनानिमस हुआ, बहुत सारे ऐसे काम हुए जो यूनानिमसली हुए। तो उसके लिए तो आपको बाकी पार्टियों की मिन्नतें करनी पड़ती है, आपकी जगह अपनी जगह छोड़नी पड़ती। अब अगर ऑर्डिनेंस कर दिया है तो इतनी जल्दी तो मुझे इसलिए लग रही है कि शायद इस साल के अंदर इलेक्शन है। ऑर्डिनेंस 2 बार, 1 बार एक्सटेंड हो सकता है, तो 120 दिन 120 दिन
ये तकरीबन कोई 8 महीने बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पीटीआई के अंदर ये इस वक्त सोच मौजूद है कि इलेक्शन किसी वक्त भी हो सकते हैं और उसके लिए फौरी तौर पर ऑर्डिनेंस जारी कर दो। वरना दो तरीके थे, एक स्पेशल कमेटी पे इत्तेफाक नहीं हो पा रहा था तो आप लॉ एंड जस्टिस की जो कमेटी है उसमें भेज देते हैं। ठीक, वहां पे पार्लियामेंट्री कमेटियां काम कर रही हैं। ओके, वहां पे नून लीग भी है, पीपल्स पार्टी भी है, गवर्नमेंट भी है, सारी पार्टियों की नुमाइंदगी, वहां पे बात हो जाती। अगर इस काबिल होती तो वो कमेटी रिकमेंड करके भेज देते। सर आप ठीक कह रहे हैं, नहीं ऐसा किया, करना ही नहीं है सर। उन्होंने ऑर्डिनेंस अपना तमाशा करना है, इसलिए करना है कि वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन इस पे काम शुरू कर दे। अब वो बात ठीक है कि 2023 के इलेक्शन तो इस ऑर्डिनेंस के तहत हो ही नहीं सकते, उसके लिए तो इनको आईनी तरमीम करनी होगी। आपकी मदद के बगैर नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन नहीं, देखे ना, इसके लिए एक बुनियादी चीज चाहिए है जी कि सारी पार्टियों का एतमाद चाहिए किसी भी सिस्टम पे। वज़ीर आज़म आपको दावत दे रहे हैं, ट्विटर पे दे रहे हैं, सदर दे रहे हैं, ये भी रजामंद थे, ये भी नहीं, दावत ऑर्डिनेंस जारी करके दे रहे हैं ना। अच्छा, ये दो चीजें जो पारस साहब कह रही हैं समझने की जरूरत है। ये जो आपने बात की कमेटी बनाई, स्पेशल कमेटी, काम दो चीजें हैं ना, एक ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट देना, ठीक है। मैं उस मीटिंग्स में रहा हूं, मैं उस कमेटी का हिस्सा था। आपको लोकल वेंडर्स भी बना के टीआईपी और एचईसी के इंजीनियर्स की मीटिंग्स की दो की मीटिंग के मिनट्स इलेक्शन कमीशन में पड़े हैं, जाकर देख लीजिएगा। उन्होंने कहा था हम बना के दे देंगे। ये इशू नहीं है, इशू ये है नीयत का। अच्छा, नीयत कुछ और है। अगर नीयत कुछ और है कि आपने धांधली करनी है, आपने इलेक्शन को खराब करना है, तो फिर तो आप ऑर्डिनेंस जारी करेंगे, फिर तो आपको बहुत जल्दी होगी। आप बार बार कह रहे हैं कि धांधली किस तरह से करेंगे? सर गवर्नमेंट कहती है आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स को देखा नहीं, उनका मुआयना नहीं किया है, आप लोग मीडिया पे बैठ के उसको मुस्तरद करें, क्या ज्यादा बेहतर नहीं है एक दफा देख लें सर, फिर आप उसमें मुतबादिल अपनी राय, तजवीज़ या तहफ़्फ़ुज़ात दें। हाई कोर्ट का इलेक्शन जो है, मैं भी एक वकील हूँ, वो तारर साहब भी बता सकते हैं, वो ईवीएम से पे हो रहा है कई साल से। लाहौर का इलेक्शन इस बार हमारे कसूर बार का इलेक्शन ईवीएम पे हुआ है, तो ये ना करें। हाँ, मैं जाती तौर पर कहता हूं कि वो सिस्टम बेहतर है, लेकिन एक खौफ है उसका। खौफ ये है कि उसमें कोई रिजल्ट ही ना फीड कर दे। यहाँ पे सिर्फ इलेक्शन कमीशन तो टेक्नोलॉजी को महफूज बना के तो इस्तेमाल किया जा सकता है। अमेरिका भारत में इस्तेमाल हो रहा है। आरटीएस भी तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था। मंजूर भाई अगर मैं बोलूं थोड़ा सा, सारा बिठा दिया। एक पॉइंट ऐड करूं, तो आगे नहीं बढ़ेगा। मिसाल नहीं दे रहा मंजूर भाई, इसका तरीका का ढूंढा जा सकता है ना। इसका तरीका कर, हम मेन इलेक्शन की बात ही नहीं करते, आइंदा जितने मेन जिमनी इलेक्शन होंगे उस पर ट्राई किया जा सकता है और बल्दियात के ऊपर किया जा सकता है। अगर उसके बाद कंसेंसस बने कि ये सिस्टम ठीक है तो 2023 में इंप्लीमेंट किया जा सकता है। अभी क्यों नहीं किया? हमने काम किया था इस पे जी। हमने ये भी आप रिकॉर्ड पे, मैं कह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन में जाकर मिनट्स निकलवाकर, वहां पे ये भी हुआ था कि एक इलेक्शन 2013 से पहले एक इलेक्शन जो है वो ईवीएम पे होगा, लेकिन एकदम वो सारा कुछ रोक दिया गया। कहां से रोका गया? इलेक्शन कमीशन। चौधरी मंजूर साहब, अगर इलेक्शन में ईवीएम सिस्टम होता है, ये मशीन लगाई जाती हैं, अचानक बंद हो जाती हैं या वो खराब हो जाती हैं या फिर बैलेट पेपर प्रिंट होकर नहीं निकल पाता, फिर क्या होगा सर? क्या फिर एक नया क्राइसिस जन्म लेगा? इंडिया में जब ईवीएम पे नहीं था कि इंडिया के इलेक्शन पे कोई पार्टी एतराज करती थी? नहीं करती थी, इसलिए कि वहां किसी और की मुदाखलत नहीं। इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन कमीशन कराता है। वहां का तो वजीर आजम और वजीर आला इलेक्शन कमीशन बहुत स्ट्रांग है, वो वही वजीर आजम होता है। अब यही मैं कह रहा हूँ, मसला ये है कोई और मुदाखलत बंद वो देखें, इदारों की बात नहीं, एतराज है। असल इशू ये है, तो ये बैठ के दूर हो सकता है ना, कैसे दूर होगा? लेकिन असल इशू तो इस मुल्क का महंगाई है, असल इशू इस मुल्क का बेरोजगारी है, असल इशू जिसके खिलाफ आप इकट्ठे हुए थे। आपने उस दिन बता दिया कि यूरोपियन यूनियन में हो गया, इलेक्शन कमीशन में वो सारे के सारे जो है। राइट, ठीक। अच्छा अता तारर साहब, इस वक्त जो हालात हैं इसको देखते हुए तो लग नहीं रहा कि 2023 तक जो इलेक्शन होंगे उसमें इस्लाहात मुमकिन हो सकेंगी। क्या इसकी वजह ये तो नहीं है कि आप लोगों ने भी ये समझ लिया है कि इलेक्शन, ये ज़िमनी इलेक्शंस में से किस तरह इलेक्शन को छीनना है और किस तरह धांधली को नाकाम बनाना है, इसलिए अब आपकी भी तवज्जो नहीं है इसके ऊपर? देखिए, एक तो इलेक्शन 2023 से बहुत पहले हो जाएंगे। इमरान खान आजकल राह फरार ढूंढ रहे हैं। अच्छा, परफॉर्मेंस है नहीं, कारकर्दगी जीरो है, अवाम को डिलीवर कोई नहीं किया। वादे बड़े बड़े करके आए थे, 90 दिन में करप्शन खत्म कर देंगे, अशियाए खुर्द सस्ती हो जाएंगी, दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी। अब डिलीवरी कोई नहीं है। एक नारा था झूठा खोखला एहतसाब का जी, उस पे वो बयानिया पिट गया, खत्म हो गया, कुछ नहीं निकला। 1 रुपए की रिकवरी 2.5-3 साल में नहीं हो सकी। आजकल वो निजी महफिलों में
में बैठ के ये मशावरत कर रहे हैं कि मैंने असेंबलियां कैसे तोड़नी है और किस तरह टक्कर लेके मैंने सिस्टम से बाहर निकलना है। तो एक तो 2023 से बहुत पहले इलेक्शन हो जाएंगे, ये मेरी पेशेंट को ये आप ये चला दीजिएगा जब ये होगा। बहरहाल मैं ये समझता हूं कि इंतखाबी इस्लाहात बराबरी की सतह पर बैठ के होने चाहिए। जो भी वो हुकूमती कमेटी के तहत नहीं हो सकते कि जिस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, जिसकी बात पे एतबार करने को कोई तैयार नहीं, जिससे बात करने को कोई तैयार नहीं है। ये हो इलेक्शन कमीशन अपना एक कोई जारी करे इस तरह का NA-249 में आपने धांधली का इल्जाम लगाया पीपल्स पार्टी के ऊपर और सिंध हुकूमत के ऊपर, डस्का में आपने PTI के ऊपर और पंजाब हुकूमत के ऊपर धांधली का इल्जाम लगाया। लगता है 2023 में फिर एस्टेब्लिशमेंट पे धांधली का इल्जाम लगा देंगे। ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। हुकूमत कैसे दावत दे तो रही है, वो दावत आपको ईद के बाद भी कह रहे हैं सदर आरिफ अलवी कि ये जो EVM है इनको हम लाके पार्लियामेंट में रखेंगे ताकि पार्लियामेंटेरियंस आके इसको देखें, इस पे अपने रिजर्वेशंस दें ताकि उसके मुताबिक मॉडिफिकेशन हो सके अगर जरूरी हो तो। मैंने ग्राउंड लेवल पे बहुत इलेक्शन लड़े हैं। मैं अब आपको क्या बताऊं कि हम जब अब आप इलेक्शन लड़ेंगे और पहरा देंगे क्योंकि शहबाज शरीफ तो जा रहे हैं और उसके बाद सुना है मरियम भी। जो इस्लाहात की जरूरत है उसकी बात करते, इलेक्शन एक्ट 2017 में लेके आए ना, ये हम इस्लाहात के खिलाफ नहीं है। ठीक। और देखिए धांधली हुई है तो हमने हाईलाइट की है। डस्का में दूसरी दफा क्या हुआ, किसी चिड़ी ने पर नहीं मारा। ठीक है, जो एक्शन लिया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो साफ शफाफ इलेक्शन। अच्छा सर, टाइम खत्म हो रहा है, एक आखिरी बात मुझे बता दें। लोग गायब नहीं हुए, कोई NA-249 में पीपल्स पार्टी फिर जीत गई है कि ये कोई कमीशन हो, कोई इलेक्शन कमीशन के लेवल पे हो, हुकूमत के साथ नहीं। अब क्या करेंगे? NA-249 में पीपल्स पार्टी फिर जीत गई है सर। एतराज तो आपने किया था, बाइकआउट किया था। आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, वजीर तालीम ने वो इलेक्शन करवाया है। अच्छा, मतलब सिंध हुकूमत का फिर असर रसूख रहा। हम अपील करेंगे, हमारी कानूनी मुशावरत जारी है जी। इस पे हम इंशाल्लाह अपील करेंगे और हम ये समझते हैं कि वहाँ पे फॉर्म 45 में तब्दीली की गई है तो हम अपना मौकफ रखेंगे और कानूनी जगह क्या अपील करेंगे आप वहाँ पे? रीपोलिंग की करेंगे आप? देखिए अभी इस पे हमारी मुशावरत आज भी हुई है, बातचीत। तो हम अब देख रहे हैं कि जो काउंटर फॉइल्स हैं और जो बाकी बैलेट पेपर्स हैं उसके फोरेंसिक ऑडिट के हवाले से क्या स्टेप लिए जा सकते हैं। रीपोलिंग की तरफ ही जाएंगे। पहले अली नवाज अमान साहब मुबारकबाद दें आप चौधरी मजूर साहब को, दोबारा रीपोलिंग में वो जीत गए। जी बिल्कुल, हम तो मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन आप तो बड़े देखें अगर वो प्रोसेस में जाएंगे इसका तरीकाकार गिवन है। हाँ, इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, अगर हमारा कैंडिडेट ये समझता हुआ कि रीपोलिंग होनी चाहिए, बिल्कुल हमने नहीं करानी, इलेक्शन कमीशन हमारे वोट बैंक भी। अच्छा तो मैं एक और बात करने, ये लॉ के स्टूडेंट है, ये अपने आप को क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हम कस्टोडियन ऑफ आइन है लॉ। अब ये कह रहे हैं जो कस्टोडियन ऑफ लॉ अपने कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पे हमारी है कि हम उनके पास चले जाएं, वो इस्लाहत करें, ठीक है, पार्लियामेंट के ऊपर हमारी नहीं है। अगर अगले दिन वो कहते हैं नैब पे हमारी है, पर अगर पार्लियामेंट उसके अंदर कोई इस्लाहत करती है तो हमारी पार्लियामेंट सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, पर उससे ज्यादा इलेक्शन कमीशन सुप्रीम है क्योंकि वो इलेक्शन जिता भी सकता है, हरवा भी सकता है। ये इनका माइंडसेट है। फिर कहते हैं धेले की करप्शन साबित 54 इसके ऊपर वो बुक्स हैं जिनकी धेले की करप्शन के ऊपर नैप पे 54 किताबें हैं उनके ऊपर, धेले की करप्शन नहीं हुई। अरे नहीं हुई तो पाकिस्तान आके मुहिम चलाए ना, गवर्नमेंट गिराने की कोशिश करें, इंग्लैंड की हवाओं से बाहर आए। 1.5 साल में जिसका इलाज नहीं हुआ, बाद में क्या? अब वो कह रहे मुद्दत पूरी कर लें आप। मुद्दत अच्छा, आप अपने बल पे ही गिरेंगे, अपने वजन पे ही गिरेंगे। मैं बाहर रहने दो, जो मर्जी करो। ठीक। चौधरी मजूर साहब, आखिरी बात सर, पीपल्स पार्टी रिकाउंटिंग में NA-249 में एक दफा फिर जीत गई है, लेकिन PMLN और PTI के एतराजात आप सुन रहे हैं सर। अब ये एक हल्के का इलेक्शन हम नहीं करवा सकते सर, और इस्लाहात पे आप लोग संजीदा नहीं है। वो तो नीयत ना हो तो हमने ना मानो की पॉलिसी है। अगर तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा था कि रिकाउंटिंग, हमने कहा था हम भी जा सकते थे रिकाउंटिंग के ऑर्डर बढ़ गए आपके तो वोट, हाई कोर्ट जा सकते थे ना, नहीं गए। हमने कहा था कि आए करें। एक दूसरी बात, सादा सी बात है कि ये जो एक्ट 100 है, आप उसी इलेक्शन कमीशन को रिफॉर्म्स के लिए भी मानने के लिए तैयार हैं, उसी इलेक्शन कमीशन का डस्का का ऑर्डर मानने के लिए भी तैयार हैं, उसी इलेक्शन कमीशन का पहला ऑर्डर 249 पे भी मानने के लिए तैयार है, उसी इलेक्शन कमीशन की रिकाउंटिंग मानने के लिए तैयार नहीं है। एक दूसरी बात यह है कि बड़ा सादा सिंपल जीते नहीं ना, कि अगर इनको एतराज है वो काउंटर फाइल्स देखनी है तो उसके लिए जो इलेक्शन एक्ट 2017 उसका सेक्शन 100 है, उसके तहत एप्लीकेशन देके वो भी चेक कर लें जी, आप वो भी अपना शक निकाल लें। लेकिन चूंकि आपने मानना नहीं है, असल इशू ये है
मानना नहीं है कि इलेक्शन हमसे कोई जीत कैसे सकता है जी। तो ये बात नहीं, हैरत अंगेज बात है, छठे से डायरेक्ट पहले नंबर पे जंप मारी पीपल्स पार्टी ने सर। नहीं तो पहला नंबर छठा, तो पहली बात ये नहीं थी। दूसरी बात ये है कि यही हल्का है जिसमें 61,000 वोट लिया था 2008 में पीपल्स पार्टी ने। 2018 पे हमने कम वोट लिए, लेकिन इन्होंने क्या किया, एक ही बंदा था पारस जो कादर मंदोखेल है, जो 3 साल वाडा के खिलाफ लड़ा, इलेक्शन कमीशन गया, ट्रिब्यूनल गया, हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया और वापस अपने हल्के में था और हल्के में उसने काम भी करवाया और इलेक्शन लड़ा। और सारी पार्टियों के लोगों ने हमें इस इलेक्शन में ज्वाइन किया और सबसे ज्यादा नून लीग के लोगों ने ज्वाइन किया, पीटीआई के लोगों ने ज्वाइन किया। अच्छा चौधरी मजूर साहब, अब 20 मई को बदीन में जिंदगी इलेक्शन होने जा रहा है और नून लीग आपसे बदला लेगी JUIF के कैंडिडेट को सपोर्ट करते हुए, तो सर क्या ख्याल है, ये अब PDM का खुदाफिज हो चुका है? वो तो पहले भी हम लड़ते रहे हैं, लेकिन GDA और चूंकि GDA में डॉक्टर फहमीदा मिर्जा और वो बैठी हैं, वो भी इनको सपोर्ट करेंगे? ये मेरा सवाल है, ये पूछ लें इनसे। जी अता तारड़ साहब, आप कमेंट भी करना चाह रहे थे, फिर मैं शो क्लोज करूं सर। मकामी हालात को देख के बिल्कुल JUIF के साथ अलायंस पे वार भी किया जा रहा है, वो बनाया भी जाएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ मैं समझता हूं कि मामलात इस नहज पे चले गए जिनको मैं इस बात का हामी हूं कि इनको कूल डाउन करना चाहिए और बैठ के बातचीत के जरिए हल करना चाहिए और PDM को दोबारा मुत्तहिद होना चाहिए, क्योंकि PDM मुत्तहिद होगी तो हुकूमत कमजोर होगी। तो माफी मांगे, मगर अगर पीपल्स पार्टी हमें समझती है कि हम कोई थ्रेट हैं तो फिर मामलात आगे नहीं चल सकेंगे। तो अगर PDM बदीन का इलेक्शन भी वो मांग लेना जी, PDM अगर मुत्तहिद होकर इलेक्शन लड़े तो मैं समझता हूँ ये बेहतर बात है बदीन की बात कर। अब ये इलेक्शन से भागना चाह रहे हैं, अभी बदीन का इलेक्शन आने दे और उनको पता चले उनको वोट कितना पड़ा है, उन अपना कैंडिडेट खड़ा करे, अलग कैंडिडेट खड़ा करे और देखें इनको वोट कितना पड़ता है। यहाँ पे भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ, यहाँ पे भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ भागने की कोई बात नहीं है। आप तो नौशहरा से लेके डस्का से लेके वजीराबाद से लेके खुशाब तक हार गए हैं, सिटिंग गवर्नमेंट इतने इलेक्शन तारीख में नहीं हारी इतने आप हार गए। वो ठीक कह रहे हैं, वैसे आप लोग जायजा नहीं लेते इस बात का? चलो नून को छोड़े, आप कराची में हमारी सीट नहीं थी, नौशहरा में हम इलेक्शन हारे, उसके सारों के ऊपर लड़ाई और आप इनसे पूछ रहे हैं इनका बंदा कौन जीता, इनको भी नाम नहीं पता। TLP से आप नीचे आए हैं, ठीक कह रहे हैं, TLP से भी नीचे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PSP से भी नीचे हैं। TLP अच्छी हो गई है, वज़ीर आज़म तस्लीम करते हैं TLP अच्छी हो गई, पारस ये चेक किया करें, उनसे गलतियां हुई हैं, वज़ीर आज़म इस बात को तस्लीम कर रहे हैं और वो बड़ा सोच हमने अच्छा नहीं कहा, आपके ये हालात हैं, अवाम ने आपके खिलाफ अदम एतमाद कर दिया है पूरे पाकिस्तान से सीखना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए हर सूबे में मांगे फिर गलती करें, माफी मांगे फिर गलती करें, कोट काला कोट पहने फिर माफी मांगे, ये होना चाहिए, गलतियों पे गलतियां करते रहें और सबक भी ना सीखें उससे, ये होना चाहिए सर, सीखना चाहिए। तो सीखें ना फिर आप। हम तो सीख रहे हैं, हम तो हर रोज नया सबक सीखते हैं, क्यों फिक्र कर रहे हैं। ओके, अता तारड़ साहब, चौधरी मजूर साहब, अली नवाज मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।